राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 3 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत करो। सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट से और लाड़नियों आ जाओ। क्या की बात देखो था मैं। प्रणाम भाई प्रणाम। निशा गुड आफ्टरनून सर। और मनप्रीत सारी चोरी आ रही है छोरे सारे कौन के भाई। कविता राजेश आया भाई एक। आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है आप ही ने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और बाकी सारी हमारी जीके पूरी हो चुकी है। एंशिएंट रहती है और मिडिवल भी रहती है। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो हमने शनिवार को जो क्लासेस की थी सावरकर जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और भी बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी थी। आज हम उससे आगे चलेंगे और जो हमने बंगाल का जो विभाजन शुरू कराया था जो कि 1905 के अंदर हुआ था उसके बाद की मैंने सारी घटनाएं पढ़ी। ठीक है। और आज हम बंगाल के विभाजन को रद्द भी करने वाले हैं और इसके बाद अब हम लोग फिर 1911 के बाद की घटनाओं के बारे में भी आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। पूरी की पूरी थ्योरी आपको इस क्लास के अंदर मिलेगी यहां पर बोर्ड के ऊपर। साथ में आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे। जैसे ये आज की क्लास खत्म होने के बाद आपको लास्ट में एमसीक्यू करवाऊंगा जो भी मैं अभी थ्योरी के अंदर करवाऊंगा। ठीक है। और क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट की तुमको पूरी गारंटी मिलेगी कि हाँ भाई आपको पूरा मजा की मतलब की प्राप्ति होगी। ठीक है। हाँ दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है भाई। स्टार्ट करें भाई। तो देखो हम लोगों ने सावरकर जी के बारे में पढ़ा भाई जो कुछ मामले हुए उस टाइम उन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा भाई। वीडी सावरकर थे वो सावरकर ब्रदर्स थे 3 भाई थे। उन्होंने वहां पर बंदूकें पहुंचा दी थी जिसकी वजह से बाद में सावरकर जी को भी पकड़ा गया था। फिर उन्होंने आग्रह किया था उनको जेल से छोड़ दिया गया था। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके। जो जिन साथियों को पढ़नी हो बैच के अंदर जाके पढ़ लेना ये चीजें। ठीक है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपकी फ्री चलती है लाइव उसके बाद इसको यूट्यूब से हटा के प्राइवेट कर दिया जाता है। बैच के अंदर ये वीडियो चली जाती है। ठीक है जी। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आए आपके पास साल 1909 के अंदर मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार जिसको हम लोग अक्सर भारत सरकार। अरे फोन साइलेंट कर रखे तो बोलिया को कर रहा है। एक सेकंड रुकियो भाई। अरे तो जा कक्का बंद है ये मूड खराब कर दे क्लास के बीच में जब फोन आ जाए ना। देखो क्या था। तो मार्ले मिंटो सुधार जिसको भारत सरकार अधिनियम भी बोला जाता है भाई। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम भी इसको बोला जाता है। तो ये मत समझ लेना भाई अगर आपके पास पेपर के अंदर लिखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 तो ये मत समझ लेना भाई अलग चीज है। मार्ले मिंटो सुधार और भारत सरकार अधिनियम दोनों की दोनों एक ही चीज है। जैसे मार्ले मिंटो के अंदर आपको नाम भी दिखाई दे रहे हैं मार्ले मिंटो। मिंटो भाई मार ले क्या कुछ मार ले भाई कुछ भी मार ले थप्पड़ मार ले मुक्का मार ले या कुछ और भी जो भी तुम्हारे मारने मन करो मार ले। ठीक है। अब इसके अंदर ये थे कौन। ये जो मार्ले था ना ये तो था भारत का सचिव। उस टाइम जो भारत सरकार का जो सचिव बना था। सचिव का मतलब समझ गए जो आईएएस वगैरह जो बनते हैं जो कि भारत सरकार को सलाह देते भाई ये करो वो करो जो भी कानून होता है उसके ऊपर इनके साइन होते हैं। ठीक है जी। और जो मिंटो थे ये उस टाइम पर वायसराय होते थे। आप सभी को पता है उस टाइम पर क्या थे ये वायसराय थे। तो इन दोनों की मिली भगत से क्या है ये सुधार तुम्हारे लागू हुए थे। इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। और ये चीजें मैं आपको इतनी डीप इसीलिए करवाने लगे ना क्योंकि अब आपकी जो एजेंसी पेपर लेने की वो बदल चुकी है। एडीक्यूटी आ चुकी है नाम के अंदर क्यूटी लेकिन हरकतें इसकी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है। पहले टीसीएस पूछती थी तो वो बिल्कुल ऊपर ऊपर से मोटे मोटे प्रश्न पूछती थी जीके के अंदर भी। लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा डीप प्रश्न पूछने लग रही तो अभी उस डीप के हिसाब से चलेंगे तभी अपना एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है जी। ये मार्ले मिंटो सुधार इसके अंदर हुआ क्या जी। इसके अंदर सरकार की तरफ से है 2 कानून पेश किए गए। सरकार क्या बोली जो अंग्रेज सरकार थे अंग्रेज सरकार ने 2 कानून पेश किए। पहला कानून तो अंग्रेज सरकार के द्वारा यह लाया गया कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली होगी। यानी कैसे जी। जैसे मान लिया कोई भी मुस्लिम व्यक्ति कोई मुस्लिम एरिया जैसे मान लिया अलीगढ़ मान लिया अलीगढ़ एक मुस्लिम एरिया है। ठीक है जी। तो ये जो मुस्लिम एरिया होगा ना तो इसके लिए अलग से तो वोटिंग होगी। ठीक है। यहां पर जो इलेक्शन में उठेंगे वो भी मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए और इसको जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए। मतलब इनकी एक तरीके से एक अलग सरकार बनेगी। तो ये चीज इसके अंदर पेश करेगी यानी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली। तो पहली चीज तो इसके अंदर क्या चीज पेश करी गई इस सुधार के अंदर मुसलमानों के लिए
अलग निर्वाचन प्रणाली। भाई अलग से इनके इलेक्शन होंगे, निर्वाचन का मतलब इलेक्शन होंगे, अलग निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट करेगी। किसके बाद? मार्ले मिंटो सुधार। एक तरीके से समझ लो जो अन्य भारतीय नागरिक थे उनके साथ मतलब मार लिया गया भाई, उनके साथ जो भी तुम समझ लो, उनका हक मार लिया गया। ठीक है, यही चीज समझो। गुरुजी बैच कैसे चेंज होगा? बैच के लिए भाई आप अमन उपाध्याय, आप भाई या तो अपना जो क्या नाम है, आप ही ने नया व्हाट्सएप नंबर लॉन्च कराया है, सिर्फ इसके ऊपर व्हाट्सएप चलता और इसके ऊपर कुछ नहीं चलता, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बैच वगैरह चेंज करना है तो आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो। 1 मिनट रुको, क्या नंबर है रे? दिखता है क्यों नहीं हो नंबर? 1 मिनट रुको भाई, ये नंबर है भाई 81,688 81,688 और 45,241 ये व्हाट्सएप नंबर अपने चैनल के लिए स्पेशल टीम ने जारी किया है। ठीक है, इसके ऊपर फोन वगैरह मिलेगा नहीं, सिर्फ इसके ऊपर व्हाट्सएप ही हो सकता है। 81,688 45,241। ठीक है, अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट आए, बैच चेंज करवाना तो आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बैच के बारे में कुछ पूछना तो वो भी आपको टीम बता देगी। ओके, तो पहली चीज तो इन्होंने ये करी भाई। ठीक है जी, भाई मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट कर देंगे। दूसरी चीज इसके अंदर क्या चीज पेश की गई? दूसरी चीज ये पेश की गई कि जो वायसरॉय होगा ना, क्योंकि आप लोगों को पता है 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल का पद था उसका नाम बदल के क्या रख दिया? वायसरॉय रख दिया गया। और उस टाइम वायसरॉय कौन था? मिंटो था। और मिंटो की जो क्या होगी? कार्यपालिका होगी। कार्यपालिका मतलब जो काम करने की जो सरकार है 6-7 लोगों की, उसके अंदर कम से कम एक भारतीय नागरिक जरूर होगा। यह चीज भी उसके अंदर पेश करी गई। तो दूसरी चीज क्या पेश करी गई? वायसरॉय की, ये जो तुम्हारे स्टेटमेंट वाले प्रश्न आएंगे ना उसके अंदर इसी टाइप के प्रश्न दिखेंगे। वायसरॉय की कार्यप्रणाली में, कार्यप्रणाली का मतलब कार्यपालिका का मतलब समझ गए होगे, यानी जो सरकार होती है उसको कार्यपालिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, यानी कि जो वायसरॉय की जो कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका में कम से कम एक भारतीय नागरिक जरूर होगा भाई। ठीक है, एक भारतीय जरूर होगा। और पहला ऐसा भारतीय नागरिक कौन बनया था जो कि वायसरॉय की कार्यपालिका के अंदर गया था? तो वो कौन बना था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये चीज भी याद रखना। ठीक है, कम से कम एक भारतीय होगा। और फर्स्ट व्यक्ति कौन बना था? ये जो भारतीय था ये बना था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद कैसे रखोगे भाई? ये सोचे इसके नाम के अंदर ये सत्य बोलता है, ठीक है, तो इसको प्रसाद के रूप में हम इसको ये पद दे देते हैं। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को ये पद मिला। तू तो सत्य बोलने वाला नागरिक है, हमें तो ऐसी नागरिक चाहिए अंग्रेज जैसे बोले। तो ये था भाई तुम्हारा मार्ले मिंटो सुधार। और इससे अलग मार्ले मिंटो सुधार में कुछ भी नहीं पूछता एग्जामिनर। आपसे ये पूछ सकता है इसके अंदर मार्ले क्या चीज है, भारत सचिव, मिंटो कौन है, भारत का उस टाइम का वायसरॉय था, भारत सरकार अधिनियम था ये, इसके अंदर क्या चीज पेश करी गई? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली हो, वायसरॉय की कार्यपालिका में कम से कम एक भारतीय नागरिक हो। तो ये चीजें इसके अंदर आपकी शामिल करी गई थी। ठीक है जी, ओके, समझ में आ गया सभी साथियों के? ठीक है जी। उसके बाद अब ये सारी चीज होगी, कब हुई ये सारी प्रणाली? हुई 1909 के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद साल आया 1911 का। कब का साल? देखो आपको मतलब सीरीज वाइज आप चलने लग रहे हैं, नू नहीं पे बीच में मैंने कोई साल छोड़ दिया, एक घटनाएं आप जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या हुआ? 7 अक्टूबर को होंगे सर 18 का, दिल्ली का फॉर्म भर सकता हूं क्या? हाँ भाई, मोहित शर्मा जिसका जन्म 2 जुलाई मतलब कि शायद भाई नहीं भर सकते मेरे हिसाब से। एक बार चेक करना पड़ेगा आपको फॉर्म के अंदर। 2 जुलाई के हिसाब से भरा जाएगा फॉर्म। 2 जुलाई के हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक होनी चाहिए। एक मिनट रुकिए। ठीक है भाई, चलूं आगे। वेरी गुड भाई। तो अब हम लोग आते हैं, क्या हुआ सर? आज तो क्लास रिकॉर्ड रहने देना, 1 साल से रेगुलर क्लास ले रही हूँ और आज मैं ट्रैवल में हूँ। अच्छा, यह तो बहुत घनी माड़ी बात। राकेश मास्टर जी बिना पढ़े IAS बन सकूँ के? हाँ भाई, बन सकता है भाई, IAS भी बन सकता है भाई। तू C भी बन सकता है। C तो चल तू है ही, उसमें तो बनने को जरूरत ही नहीं है। C फॉर कैट है, बिल्ली। प्रैक्टिस सेट बैच के अंदर ही दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, अब आगे चलूं। अब देखो साल आया 1911 का भाई।
1911 के साल के अंदर क्या हुआ भाई, जो तुम्हारा ओर्डिंग द्वितीय, यानी उस टाइम क्या था तुम्हारा वॉइसरॉय वगैरह वगैरह बदल चुका था, ठीक है। अब आपका वॉइसरॉय बन चुका था ओर्डिंग सेकंड, ठीक है। ओर्डिंग एक तो ओर्डिंग पहला आया था, ये था ओर्डिंग सेकंड। तो ओर्डिंग सेकंड तुम्हारा नया वॉइसरॉय बना था। पहली चीज तो ये चीज देखो, उस टाइम वॉइसरॉय कौन बन चुका था, वॉइसरॉय इस टाइम कौन था, ये था तुम्हारा ओर्डिंग सेकंड, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ओर्डिंग सेकंड, अभी याद भी कराऊंगा। और इस टाइम क्या लगा, इस टाइम लगा तुम्हारा दिल्ली दरबार। और ये जो दिल्ली दरबार था ना, ये कौन से नंबर का दिल्ली दरबार था, ये तुम्हारा 3rd नंबर का दिल्ली दरबार था, 3rd नंबर का, ठीक है। यानी साल 1911 के अंदर तुम्हारा कौन से नंबर का दिल्ली दरबार लगा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो साल 1911 के अंदर हमारा 3रे नंबर का दिल्ली दरबार लगा। और उस टाइम हमारे वॉइसरॉय कौन थे, ओर्डिंग द्वितीय थे, ठीक है जी। तो इसके अंदर खास बात क्या है, इसके अंदर खास बात यह है कि इस मतलब ये जो दिल्ली दरबार लगा था, इसके अंदर जो उस टाइम ब्रिटेन के महाराजा थे, ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम भारत के अंदर आए थे भाई। जॉर्ज पंचम भारत आए सिर्फ घूमने के लिए, ठीक है जी। और अब देखो सीधी सी बात है, जो इनका राजा है, अंग्रेजा का जो राजा है, वो भारत के अंदर आने लग रहा है घूमने के लिए, तो इसकी खुशी में ओर्डिंग तो लगेंगे ना। ओर्डिंग का मतलब समझते हो, जब आप हाईवे के ऊपर से जाते हो तो आपने देखा साइड में बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, ठीक है। भैया फलाना मसूरी, बोलो जुबा बैंगनी, यो ज्वेलर्स, फलाना ज्वेलर्स, ये गाड़ी वो गाड़ी, ठीक है। तो इन सारे की एडवर्टाइजमेंट लगी होती है, तो उसको बोलते हैं ओर्डिंग। भाई यहां पर ओर्डिंग लगा दे, तो यानी ओर्डिंग को ही वॉइसरॉय बना दे, भाई तू इस जगह जगह ओर्डिंग लगा कि हाँ भाई ब्रिटेन के महाराज भारत में आने लग रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चीज लगी, यानी समझ ले ओर्डिंग द्वितीय, दिल्ली दरबार लगा था हमारा 3रे नंबर का। इससे पहले हमारे 2 दिल्ली दरबार और लगे थे जी, वो कहां कहां पर लगे थे वो और देख लो, क्या पता पूछ ले आपसे एग्जामिनर। पहला दिल्ली दरबार लगा था साल 1877 के अंदर, फर्स्ट दिल्ली दरबार, ठीक है। ये आपका किसके टाइम पर लगा था, लिटन के टाइम पर। लिटन लिटे हुए जिसने काम किए थे, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेके आया था, आर्म्स एक्ट लेके आया था 1878 के अंदर, याद करो, करवाया था, ठीक है जी। सेकंड दिल्ली दरबार तुम्हारा कब लगा, तो सेकंड दिल्ली दरबार तुम्हारा लगा 1903 के अंदर, जिसने कर्जा लिया था, बंगाल का विभाजन किया था 1903 के अंदर कर्जन के द्वारा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने 3 दिल्ली दरबार लगे थे, कब तक भाई, साल 1911 तक भाई। पहला 1877 में लिटे हुए काम करे, तो इसलिए ये समझो भाई ब्रिटेन के महाराजा को आना पड़ा भारत के अंदर, भाई तू तो लिटे हुए काम करने लग रहा है, तो पहला दिल्ली दरबार। दूसरा कर्जन ने कर्जा ज्यादा ले लिया था, फिर आना पड़ा। तीसरे नंबर पे तो ओर्डिंग लगवा दी स्पेशल, भाई मैं आने लग रहा हूं, ओर्डिंग लगाओ जगह जगह, ठीक है जी। तो अपने पास टोटल 3 दिल्ली दरबार लगे थे, और 1911 वाला हमारा 3रे नंबर का दिल्ली दरबार था, ठीक है जी। ये चीजें तीनों की तीनों चीजें समझ में आई। अब इसी के अंदर क्या डिसीजन लिया गया, इसी के अंदर जो पहला डिसीजन लिया गया वो तो ये लिया गया कि बंगाल का विभाजन रद्द करो भाई। जो बंगाल का मैंने विभाजन किया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के अंदर इसको बांटा थे, मैं पहले करवा चुका हूं आपको थ्योरी के अंदर, ठीक है। इसको रद्द कर दो भाई, पहला डिसीजन तो तुम्हारा ये लिया गया, ठीक है जी। दूसरी जो चीज की तुम्हारी घोषणा हुई वो क्या हुई सेकंड, कि जो भारत की जो राजधानी है उसको क्या भाई, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा भाई, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। तो ये 2 घोषणाएं करेगी, किसके द्वारा, इंग्लैंड के महाराजा जॉर्ज पंचम के द्वारा साल 1911 के अंदर। क्या क्या 2 घोषणाएं करी, पहली तो कि बंगाल का जो विभाजन इसको रद्द करो, ठीक है जी। दूसरी घोषणा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करो, ठीक है जी। घोषणा 1911 के अंदर हुई थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करो, और वो आपकी स्थानांतरित हुई थी 1912 के अंदर, ठीक है जी। तो ये चीज याद रखना, 1912 के अंदर भारत की राजधानी क्या बनी थी, दिल्ली बनी थी। तो इसके अंदर डिफरेंस है। अगर आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले वह कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कब हुई, तो 1911 के अंदर। भारत की राजधानी दिल्ली बनी कब, तो 1912 के अंदर। दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना एग्जाम के अंदर, चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी एक बार के लिए सभी साथी बताएं, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस है। शिफ्टिंग की बात हो तो 11, बनी कब 12, 1 साल तो लगा यार, समान सारा उधर से उधर ले आना, ठीक है। ओके जी। तो ये तुम्हारा बंगाल का विभाजन पूरा हो गया। बंगाल का जो आपने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, विभाजन कब हुआ एंड बैंड, सारी जो घटनाएं थी 1911 तक की, वो सारी घटनाएं हमारी हो चुकी है समाप्त। एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इतनी चीजें सभी साथियों के समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए बताओ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।
क्लियर क्लियर क्लियर। सर आपने अभी तक मेरा बैच चेंज नहीं किया भाई। देखो सही बताऊं, मैसेज बहुत आऊं, दिन में हजारों की संख्या मैसेज आऊं भाई, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सब्र रखो, नो ना सोचो भाई होया को नहीं होया को नहीं, सबकी में होगा। थोड़ा सब्र रखो क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा हो तो चीजें थोड़ी सी वो हो जाए भाई अस्त व्यस्त, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हो जाएगा चेंज। ओके, ऑल क्लियर गुरुजी, वेरी गुड भाई, ठीक है ठीक है। क्या हुआ, ये क्लास ग्रुप डी के बैच में मिल जाएगी? हाँ भाई, ग्रुप डी के बैच के अंदर भी मिलेगी संजू सिंह, ठीक है। सर बैच में कूपन कोड गलत बता रहा है आपका साथी। भाई कूपन कोड अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर लगाओगे POLICE और 50 तो भाई गलत नहीं है, और छोटे अक्षर में लगाओगे बीच में कितने सा पेज दोगे तो गलत बताओगा, ठीक है। ओके, तार पर कूपन कोड कौन लगता? सही बात होता है, कूपन कोड कौन लगाना लग रहा? पेपर में के झंडे काटोगे यार, और नौकरी लागे थोड़े के कुछ लगाओगे। तार तीनों कह दिया तुम पुलिस में, मान लो दिल्ली पुलिस में भर्ती होगे, तार तीनों कह दिया कि जाओ भाई उधर जाके बम फिट करना है, आतंकवादियों को उड़ाना है। जी बम लगने नहीं लग रहा जी, बम अरे थोड़ी खुद की बुद्धि भी अप्लाई कर लिया करो भाई। इस बड़ता बम नहीं लगता तो दूसरी तरीका था ट्राई करके देख लिया, इतनी तो बुद्धि होगी। के बेरा तुम छोटे अक्षर में भर दो, सिर्फ PP बड़ा करे हो, OLICE छोटा कर दिया हो, के मेरा बीच में स्पेस दिया, थोड़ी बुद्धि लगा के देखा करो, अलग अलग अल्टरनेट अपना के देखा करो, दिमाग के कुत्ते न दौड़ाया करो, पागल ना बनाया करो, हर एक चीज में अगला बंदा दिमाग ना खाया करो। ये कूपन कोड नहीं लगने लग रहा, खुद गलती करेंगे फिर मैसेज करेंगे कूपन कोड नहीं लगना है, उनकी बता दे सही चीज, हाँ जी अब लग गया जी। तो थोड़ा सा तो दिमाग लगा लिया करो यार खुद का, जमाए अगला बंदा ऊपर डिपेंडेंट ना रहा करो। इस फोन ना तारे दिमाग इतने खराब कर रखे हैं, खुद का दिमाग ना थोड़ा सा भी कौन यूज करा, सारा सुधा पका पकाया चाहिए, सारा सुधा, तो थोड़ी बुद्धि लगाया करो मेरे भाई। चले आगे, वेरी गुड भाई। अब ये इतना सिस्टम हो चुका था जी, बंगाल का विभाजन भी रद्द हो गया वगैरह वगैरह, सारी चीजें वापस से दोबारा से सेट हो चुकी थी। अब आता है साल 1912 1912, इसके अंदर क्या होया, इसके अंदर एक मामला आया, दिल्ली षड्यंत्र मामला, सारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, हल्के मत लेना। तो साल 1912 का समय आया और इसके अंदर हमको क्या चीज देखने को मिली, इसके अंदर हमको देखने को मिला दिल्ली षड्यंत्र मामला। ये क्या कुछ है जी, ये अभी बताता तुमको क्या कुछ है दिल्ली षड्यंत्र मामला, ये क्या कुछ मामला था, आ जाओ बताता हूं। देखो भाई, अंग्रेजों से अपने भारत वाले तंग तो बहुत आ रहे थे। क्या हुआ, सीटी में नाले बैच में जोग्राफी और पॉलिटी नहीं है जतिन खन्ना, तो भाई बे सीटी में नाला में करवाइए को नहीं तो कड़ता होगी, ये देखता को नहीं हिस्ट्री लग रहा हूँ करवाण लग रहा हूँ। थोड़े दिन पहला इकोनॉमिक्स खत्म हुई सीटी में नाला में, ये भी हिस्ट्री चल रहा है, उसका पाछा पॉलिटी जोग्राफी करवाऊंगा। वो जो पॉलिटी जोग्राफी हो तो दिल्ली पुलिस ऐसे शेड़े बच्चा खतर करवाई, तार खतर अलग हो गई, फिर वाह बात, ठीक है। तो दिल्ली षड्यंत्र मामला, तो यह हमारा कब आया, साल 1912 के अंदर। याद कैसे रखोगे, ओ दिल्ली के षड्यंत्रकारियों बाहर आओ, 1912 मतलब बाहर आओ, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो चुकी थी, तो षड्यंत्र भी अब कहां पर होंगे, दिल्ली के अंदर होंगे, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि 1912 के अंदर हमारी क्या नाम है, दिल्ली के अंदर राजधानी शिफ्ट, मतलब दिल्ली राजधानी बन चुका था। यह मामला था क्या, इसके अंदर मेनली जो उस टाइम भारत का वॉयसरॉय था ओर्डिंग सेकंड, ओर्डिंग सेकंड पर भाई बम फेंका गया था, बम फेंका। ऐसा कौन सा हो गया भाई, एक तरीके से जो भारत का राजा था उस टाइम, वही राजा होता था, इसके ऊपर किसी ने बम फेंक दिया। तो ये बम किसने फेंका भाई, इसके बारे में पढ़ते। देखो पहली चीज तो आप ये देखो भाई, जो ये दिल्ली षड्यंत्र मामला था ना, इसका एक व्यक्ति सूत्रधार था। सूत्रधार का मतलब समझते हो, सूत्रधार का मतलब जो मेन जो बंदा था, मेन जो हेड था, जिसने यो आदेश दिया था कि हाँ भाई इसके ऊपर बम फेंक, उसका नाम आपको याद रखना। यही एग्जामिनर पूछता भी, आपको MCQ भी करवाऊं प्रीवियस ईयर का, तब तुम देख भी लेना, प्रश्न आया हुआ है। इसका नाम था रास बिहारी बोस, ठीक है जी। इतनी चीज आ गई समझ में। एक रास बिहारी घोष है, वो अलग चीज आप ही ने देखा अभी तक, नरम दल गरम दल के अंदर था रास बिहारी घोष, यो रास बिहारी बोस है, ये अलग है, दोनों नाम अलग अलग है। ये कदे समझो ये एक ही व्यक्ति है, घोष अलग है, बोस अलग है,
ठीक है जी। तो ये जो रास बिहारी बोस था ना, इसी के द्वारा मेरे लिए प्लानिंग बनाई गई थी। याद कैसे रखोगे, जो बिहारी होते हैं ना, बिहारी किसी काम से नहीं डरते। बिहारी नो सोचा भाई कि हाँ भाई बम गेल उड़ाना तो उड़ा देंगे, कोई बात नहीं, देश के लिए उड़ा देंगे, आदेश मिला कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो रास बिहारी बोस था ना, इसका एक नौकर होता था भाई, नौकर लगा लो, कार्यकर्ता लगा लो, कुछ भी लगा लो, जिसका नाम था वसंत कुमार। वसंत भी बोल देते, कई जगह बसंत भी लिखा जाता है। वसंत कुमार इसका नौकर होता था। तो रास बिहारी बोस क्या बोला वसंत कुमार को, ऐसे बोला, वसंत कुमार एक कांड करना है। वसंत कुमार एक बार के लिए तो हो गया चार्ज, भाई कांड ना बेरा नहीं, भाई कौन सा कांड करना है, कदे किसी ठोकना हो। तो रास बिहारी बोस ने डट जा वसंत कुमार, वसंत तेरी कांड का नाम सुन दिया तेरा मतलब वसंत का मौसम आ जाए तेरा मन में, ऐसा कुछ कांड नहीं करना, कांड करना उससे भी खतरनाक, बम फेंक के आना। फेंक देंगे जी, कोई बड़ी बात नहीं है। वसंत कुमार जी के ये शब्द थे। तो वसंत कुमार ने भाई मेरे लिए बम फेंका था। और उस टाइम क्या करता, मतलब ये तो थे कौन बगाड़ी गुड्डी, उस टाइम क्या करते, हाथी घोड़े। तो उस टाइम ये ओर्डिंग द्वितीय था, यो हाथी के ऊपर चढ़ रहा था, और इसका बादशाह बैठी थी इसकी पत्नी, जिसको बोलते थे लेडी ओर्डिंग, ठीक है जी। और एक जो हाथी का जो ड्राइवर, जिसको महावत बोलते हैं, वो था हाथी का ड्राइवर महावत। 3 जने थे हाथी के ऊपर भाई। तो यो क्या बोला, मतलब भीड़ में खड़ा था, सारे जने देख थे, नो बोला वो देखो लेडी ओर्डिंग का कितना सुंदर आर है। सारे जने ना हाथ ऊपर उठा लियो, वो अन्नू करके बम फेंक दिया, ताकि किसी अन्नू ना बेरा पाटा, हाथ किसका था, कड़ता बम आया। लेकिन एक छोटी सी चूक रहेगी, वो बम है ओर्डिंग का तो लग गया, ओर्डिंग का ड्राइवर था, जो हाथी का ड्राइवर था महावत, उसका जाके लग गया, और महावत मर गया। और थोड़ी बहुत चोट उस लेडी ओर्डिंग थी, जो उसकी रानी थी, उसका लग गई। यानी मेनली जो ओर्डिंग द्वितीय था वो बच गया। तो ये फंस गया वसंत कुमार भाई, ये रडार में आ गया, ये तो फंसेगा बुढ़ी डाल, ठीक है। तो इसके अंदर भाई वसंत कुमार हो गया, इन सारे फिर फांसी तोड़ा गया था, ठीक है। रास बिहारी बोस इसका में बच गया था, ठीक है। इनकी इतनी फांसी फूसी मिली को नहीं, बच गए थे, क्योंकि इनके खिलाफ पक्के प्रूफ मिले को नहीं, लेकिन वसंत कुमार को इसके तहत फांसी दी गई थी। तो एग्जाम के अंदर आपसे सिर्फ ये पूछता है कि जो दिल्ली षड्यंत्र मामला था, ये किसके द्वारा रचा गया था, इसका सूत्रधार कौन था, तो उसके नाम आपके अंदर आपको नाम लिखना, रास बिहारी बोस। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए सभी साथी बताओ, ठीक है। एक बार के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, वसंत कुमार इसने क्या किया, हाथी पर बैठे होर्डिंग सेकंड पर बम फेंका, ठीक है। इससे क्या था, ड्राइवर मर गया हाथी का, ड्राइवर किसका, हाथी का जो ड्राइवर था वो मर गया, ठीक है जी। इसके बदले में क्या हुई, फांसी हुई जी। फांसी किस किस को हुई, फांसी वसंत कुमार को तो हुई। वसंत कुमार खुद तो मरा, मेरा 2-3 व्यक्तियों को और भी लपेट के लेके चला। एक था मास्टर अमीचंद, जो कि एग्जाम के अंदर नाम नहीं पूछा था, फिर भी आपको बताना, क्या पता पूछ ले। एक अवध बिहार था, और एक बाल मुकुंद गुप्त था। लिखेंगे मास्टर अमीचंद, अवध बिहार, और जो 3rd नंबर पे जो व्यक्ति था वो था, उसका नाम था बाल मुकुंद गुप्त। ये बाल मुकुंद गुप्त वाला भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि बाल मुकुंद गुप्त को किस षड्यंत्र के बदले फांसी दी गई थी। तो इनको भी भाई दिल्ली षड्यंत्र मामले के अंदर फांसी दी गई थी। तो एक बार के लिए मेरे को सभी साथी बताओ, दिल्ली षड्यंत्र मामला तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसा या नहीं घुसा, एक बार के लिए बताओ। मास्टर जी यूट्यूब पर फ्री में कब से पढ़ाओगे, फ्री में भाई पढ़ाऊंगा 25 तारीख से, 23 हो गया ना, 25 या 26 से स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। हाथी का ना था, ओल्डिंग का ड्राइवर था। अरे ड्राइवर तो हाथी का था, हाथी से चलाया करता, गाड़ी का ड्राइवर हो है नुए तो। ठीक है भाई, इतनी चीज सभी साथियों के समझ में आ गई ना, वेरी गुड। ये एज इट इज देखो, अभी तुम्हें इसका क्वेश्चन दिखाऊं प्रीवियस ईयर के अंदर, देखो अभी दिखाता हूं तुमको। ये रहा UPJASE 2021 के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, ओल्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था, देखो बताओ। तो इसके अंदर क्या था, रास बिहारी बोस को आप लोग टिक करोगे, इसके अंदर आप लोग वसंत कुमार को टिक नहीं करोगे,
ठीक है। वसंत कुमार मतलब मेन जो बॉस है, बॉस का नाम आया करना है। अब जैसे मान लिया टीम इंडिया हार गई कोई मैच या टीम इंडिया जीत गई तो मेनली कैप्टन का नाम आता है, भाई इसके नेतृत्व में टीम इंडिया जीती। अब भारत के अंदर बीजेपी की सरकार जीतती तो मेनली किसका नाम आता है? नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, प्रधानमंत्री का नाम आता है, अमित शाह जी का नाम आता है। तो उसी टाइप से अगर बम फेंक के तो उसके अंदर रास बिहारी बोस जी का नाम आएगा, वसंत कुमार का नाम नहीं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो इस टाइप से पर्सन एज इट इज प्रीवियस ईयर का है। अब चलो आगे भाई, इतनी चीज हर एक साथी के समझ में आ गई ना। अब चलते हैं गदर पार्टी के ऊपर। गदर पार्टी क्या कुछ मामला था, इसने भी खूब गदर फंड मचाया था। आ जाओ, अब 1912 की घटना हो चुकी है। अब आते हैं हम लोग 1913 के अंदर। 1913 के अंदर ही क्या तुम्हारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में पढ़ने, गदर पार्टी का क्या कुछ मामला था और इन्होंने क्या कुछ कांड किए। आ जाओ, वोट हम देते हैं, हमारा नाम नहीं आता। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना मेनली हुई कब थी? तो साल 1913 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद कैसे रखोगे? देखो 13 का मतलब होगा तैरना। जब भी आप तैरते हो तो पानी को ऐसे, पैर को ऐसे ऊपर नीचे मारते हो ना, भदड़ भदड़ भदड़, हाथों को भी ऐसे मारते हो, जैसे आप लोगों को ऐसा लगता है गदर 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 गदर। ठीक है, तो यानी जब भी तैरोगे तो ऐसे गदर गदर की आवाज आए, यानी गदर पार्टी की स्थापना साल 1913 में। इस तरीके से दिमाग में सेट रह जाएगा। ठीक है जी, ये मेनली क्या था आपको बताता हूं। तो जो अमेरिका था यानी यूएसए था, यूएसए के अंदर सिएटल नाम की जगह थी और उस सिएटल नामक जगह के अंदर क्या है, लाला हरदयाल ने एक अड्डा बना रखा था। जैसे दारू का अड्डा नहीं होता, ऐसे ही क्या वहां पर भारतीय लोगों का एक अड्डा बना। जितने भी भारत के लोग अमेरिका के अंदर रहते थे वो सारे के सारे उसी अड्डे के अंदर रहते थे। सारे भारतीय एक ही जगह रहा करते। ठीक है जी, तो एक बार के लिए लिखेंगे सभी साथी। तो गदर पार्टी क्या था भाई, यूएसए में सिएटल नामक जगह पर लाला हरदयाल द्वारा एक अड्डा बना रखा था भाई। इन्ना एक अड्डा बना रखा था। किस टाइप का अड्डा था जी? दारू का अड्डा था, ताश खेलने का ना, ऐसा नहीं था। सिर्फ वहां पर भारतीय नागरिक आ सकते थे। इस टाइप का इन्होंने एक अड्डा बना रखा था। ठीक है जी, इसी अड्डे के ऊपर ये एक सर्कुलर जारी करते। सर्कुलर का मतलब जैसे आप ही अब अपने पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर सरकार भी सर्कुलर जारी करती है सभी अखबार वालों को कि भाई कल के अखबार की फ्रंट पेज की हेडलाइन ये होनी चाहिए। अभी जैसे मोदी जी ने जीएसटी हटाए हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जीएसटी कम किया है, तो उसका सरकार सर्कुलर भेजती है सभी अखबारों को, मीडिया को, न्यूज चैनल को कि भाई इसको मतलब कि कल के फ्रंट पेज में, न्यूज में, मीडिया में हर जगह यही चीज दिखनी चाहिए। ठीक है जी, सरकार उसके बदले में उनको पैसे भी देती है, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर जारी करना। ठीक है, तो अब जैसे यार अभी मैंने देखी प्रधानमंत्री जी की स्पीच अखबार के अंदर आई हुई थी। प्रधानमंत्री जी ये बोलने लगे रहे कि हमने देश को टैक्स के जाल से निकाला है जीएसटी कम करके। अरे तो सर टैक्स लगाया भी तो आपने ही तो था, मानते हो इस बात को आप सभी भी? अभी देखो 1550 साथी देखने लग रहे हैं। आप मेरे को बताओ भाई टैक्स लगाया किसने था? नरेंद्र मोदी साहब ने ही तो लगाया था। 1 जुलाई 2017 को ही तो लगाया था जीएसटी। पहले आप टैक्स लगाते हो, फिर आप उसको हटा के, मतलब जैसे अभी जो हटाया 22 सितंबर से यानी कल से ही हटाया है, थोड़ा कम किया है, ज्यादा तो नहीं हटाया। तो जो कम किया, कम करके फिर आप ऐसे बोलते हो कि हमने देश को टैक्स के जंजाल से निकाला। तो टैक्स के जंजाल से निकालना तो ये होता है ना कि भाई पुरानी पार्टी ने टैक्स लगा रखा था जीएसटी और आपने उस जीएसटी मुक्त कर दिया। तो टैक्स लगाया भी आपने और फिर हटा के फिर बोलते कि हमने देश को उससे निकाल लिया। है ये सच्ची में बयान आ रहा था। आप ये सोचो कदम मैं करता बना रहा हूं, आप अखबार चेक कर लेना कल का अखबार। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर सर्कुलर जारी करते थे लाला हरदयाल जी। मतलब अमेरिका के अंदर जितने भी भारतीय नागरिक होते थे उनको सर्कुलर यानी कि मैसेज भेजते थे कि हाँ भाई अभी अपने को क्रांति शुरू करनी है, ये कुछ करना है इसके बारे में। ठीक है, तो यहीं पर इन्होंने क्या है, युगांतर सर्कुलर उनको बोलते थे। ठीक है, यही से लाला जी क्या है, युगांतर सर्कुलर जारी करते थे। युगांतर सर्कुलर जारी करते थे। और ये युगांतर सर्कुलर किसके बारे में होते थे? क्रांति के बारे में। आगे देश के अंदर, अपना भारत देश के अंदर कैसे कैसे क्रांति करनी है, कैसे पैसा भिजवाना, क्या कुछ करना है, इसके बारे में सर्कुलर जारी होते थे। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। ठीक है, और यही जो लाला हरदयाल जी हैं,
इन्हीं के द्वारा साल 1912 के अंदर भी एक पार्टी बनाई गई थी, जैसे अभी गदर पार्टी है ना, तो इन्हीं के द्वारा एक और पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। पैसिफिक कोस्ट का मतलब हो गया, देखो आपको अभी समझाता हूं, एक बार तो लिखो तुम, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, यह भी एक पार्टी बनाई गई थी लाला हरदयाल जी के द्वारा साल 1912 के अंदर। पैसिफिक का मतलब सुना होगा, कोस्ट का मतलब होता तट, यानी जो समुद्री जो तटीय इलाका था वो, ठीक है। और आप लोगों को पता है जो अमेरिका है ना वो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, तो इसलिए इन्होंने पार्टी बनाई पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन साल 1912 के अंदर, और फिर इसी का नाम बदल के रखा गया था गदर पार्टी साल 1913 के अंदर। ये जो पार्टी थी ना इसी का नाम चेंज होकर गदर पार्टी रखा गया था साल 1913 के अंदर, ठीक है जी। ये चीज दिमाग के अंदर घुस गई। और जब इन्होंने ये गदर पार्टी बनाई साल 1913 के अंदर, तो ये कहां पर बनाई थी? ये अमेरिका के अंदर सैन फ्रांसिस्को नामक जगह पर बनाई थी। सैन फ्रांसिस्को नामक जगह पर बनाई थी। यह एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि गदर पार्टी का गठन कब हुआ? साल 1913 में। कहां पर गठन हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को नामक जगह पर इसका गठन किया गया था अमेरिका के अंदर। यह जो जगह ना सिएटल के अंदर तो लालाजी रहते थे, वहां पर इन्होंने एक अड्डा बना रखा था, लेकिन पार्टी का गठन हुआ सैन फ्रांसिस्को नामक जगह के ऊपर जो कि अमेरिका के अंदर है, ठीक है जी। इतनी चीज सभी साथियों के समझ में आ गई, ठीक है जी। इसके साथ ही इन्होंने यहीं पर एक सैन फ्रांसिस्को मैगजीन भी लॉन्च करी। लाला जी ने क्या है साल 1913 के अंदर क्या है 1913 में ही एक सैन फ्रांसिस्को, जो सैन फ्रांसिस्को नामक जो जगह थी, ठीक है, इसी के अंदर क्या है इन्होंने मैगजीन भी लॉन्च करी। सैन फ्रांसिस्को नाम से ही मैगजीन लॉन्च करी, सैन फ्रांसिस्को मैगजीन। मैगजीन का नाम ही सैन फ्रांसिस्को था, मैगजीन भी लॉन्च की, ठीक है। तो यानी देखो दो चीजें याद रखना, सैन फ्रांसिस्को के अंदर क्या क्या चीजें हुई। पहली चीज तो इन्होंने यहां पर गदर पार्टी की स्थापना करी साल 1913 में। दूसरी चीज यहीं पर इन्होंने क्या सैन फ्रांसिस्को मैगजीन भी इन्होंने लॉन्च करी साल 1913 के अंदर ही, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई। और ये जो तुम्हारी गदर पार्टी थी ये बनाई किसने थी? लाला हरदयाल जी के द्वारा। तो इसके जो महामंत्री थे ना इस गदर पार्टी के, तो मतलब गदर पार्टी के अंदर जो लाला हरदयाल जी का जो स्थान था वो किस नाम से था? महामंत्री के नाम से। भाई गदर पार्टी के जो महामंत्री हैं वो कौन होंगे? वो होंगे लाला हरदयाल। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि गदर पार्टी के अंदर लाला हरदयाल जी का क्या स्थान था? उसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, क्या पद था इनका? तो इनका पद था महामंत्री का, ठीक है जी। ये चीज भी दिमाग के अंदर घुस गई, बिल्कुल आसान सी थी। तो इसके अध्यक्ष साहब कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह बाकला। कोई पूछता नहीं ना आज तक कभी आया, फिर भी लिख लो, क्या पता आपसे पूछ ले। सोहन सिंह बाकला था। ये क्या था? ये इनके मतलब जो गदर पार्टी थे, गदर पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन सिंह बाकला, ठीक है। कई बार जैसे आपसे पूछ ले भाई गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, और आप लोग सोचो भाई गदर पार्टी का गठन तो आपका इसने लाला हरदयाल जी ने कराया है, और आप ऑप्शन के अंदर भी लाला हरदयाल भी आ जाए और आप अध्यक्ष के पद के ऊपर इनको टिक कर दो तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको अलग से कराया ताकि आप लोग गलती ना करो, ठीक है जी। और ये जो गदर पार्टी जो इन्होंने बनाई थी इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? तो इसका हेडक्वार्टर था युगांतर आश्रम, जो बाद में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया। युगांतर आश्रम था, ठीक है। यहां पर क्या इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ, जो कि भारत के अंदर आ गया था फिर ये, ठीक है। पहले तो यहां पर सैन फ्रांसिस्को के अंदर तो इस पार्टी का गठन हुआ, बाद में जब ये भारत के अंदर आए तो भारत के अंदर इन्होंने इसका हेडक्वार्टर बनाया युगांतर आश्रम। किसका? गदर पार्टी का, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो ये जो सारी चीजें फैलाई गदर पार्टी, गदर आंदोलन वगैरह वगैरह कर दिए, तो इसका अंग्रेजों को पता तो लगना था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, लाला ये जो हरदयाल जी थे इनको साल 1914 के अंदर गिरफ्तार कर लिया, और इनके जो गदर पार्टी वगैरह जो भी इन्होंने गदर फंड खिलाया था ये सारा का सारा भी खत्म हो गया, ठीक है। तो साल 1914 के अंदर क्या है, 1914 में लाला हरदयाल जी गिरफ्तार हो गए थे, वे गिरफ्तार हो गए, ठीक है। और इनकी जो गदर पार्टी वगैरह थी ये सारी खिंड गई थी, फिर ये मतलब एक तरीके से खत्म हो गई थी, इनका कोई रोल वगैरह वगैरह नहीं रहा था।
अब मेरे को एक चीज बताओ, इतनी चीज सभी साथियों के समझ में आई? ठीक है, आप ही ने आज क्या पढ़ा अभी तक हमने एक तो दिल्ली षड्यंत्र मामला पढ़ा है आज का। देखो स्टार्टिंग से देखें तो हम लोग मार्ले मिंटो सुधार पढ़े, उसका तो हमने बंगाल का विभाजन रद्द हुआ जो 1911 के अंदर जो हमारा तीसरा दिल्ली दरबार लगा था उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, उसका तो हमने दिल्ली षड्यंत्र पढ़ा, पूरा रास बिहारी बोस किसी ने बम फेंक किया था, होल्डिंग दुबी थी उस टाइम, हमारा वॉइस था वगैरह ये पढ़ा। तीसरा फिर हमने आज गदर पार्टी के बारे में अभी तक पढ़ा। गदर पार्टी 1913 के अंदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसका गठन हुआ था, लाला हरदयाल जी के द्वारा इसका गठन किया गया था। भारत के अंदर हेडक्वार्टर युगांतर आश्रम के अंदर था, अध्यक्ष सोहन सिंह थे और लाला हरदयाल जी इसके महामंत्री थे। ठीक है, इन्होंने सैन फ्रांसिस्को मैगजीन के नाम से पत्रिका भी निकाली थी। गदर पार्टी का पुराना नाम पूछ ले तो 1912 के अंदर पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था, 1914 के अंदर लाला हरदयाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इतना सिस्टम बताओ एक बार के लिए सभी साथियों के समझ में आया हो तो फिर मैं आगे चलूं, बताओ आगे जी समझ में। सर स्वाद में डोंगा भर के ज्यादा खा लिया, टटियां लग रही हैं मेरे हरी हरी। राकेश कोई बात ना भाई, हरी लग रही है तो ठीक है, लाल ना लागन लग जा कदे पाछा में तो खून की दारी चल रहा है, इसका ध्यान रखिए। अल्लाह कच्छा पहनना पड़ेगा फिर तो ना। ठीक है, सर आप इतना डीप क्यों करवाने लग रहे हो भाई? तारा ही पे कौन समझ में आवा है? अभी तुम्हें झटका मशीन दिखाऊंगा ना तब तुम्हें थोड़ा समझ में आओगा। अभी जो जैसे तुम्हारा जो एजेंसी बदल चुकी है, पहले टीसीएस पेपर लिया कर दी। टीसीएस मन्नत आती है अभी क्लास का मैं स्टार्टिंग वही समझा था, मोटा मोटा पेपर बनाया कर दी, मोटा मोटा समझो, ऊपर छांट लिए और छाप दी, तारा पेपर फंस जाया कर दे। तामराज जी थे, मास्टर विराज जी थे, ठीक है, मास्टर भी नो करवाया कर दे, ऊपर तक करवा दिया, चल मेरे भाई एक बैच पूरा, दूसरा बैच पूरा, तीसरा बैच पूरा। ठीक है, ये जो है नई एजेंसी है ना एडीक्यूटी, नाम इसका, नाम के अंदर क्यूटी है लेकिन हरकतें बहुत खतरनाक है इसकी। अभी तुमने देखी नहीं झटका मशीन, हमने तो अभी स्टेनो का पेपर देखा जिसकी आंसर की आई है। ठीक है, तुम्हें मैं टेलीग्राम के ऊपर अपना टेलीग्राम के ऊपर डाल भी दिया आंसर की, तुम देखना खोल के, बहुत ज्यादा डीप पूछने लग रहा है। अभी ये जो तुम्हारा क्या नाम, अभी सीजीएल के पेपर चलने लग रहे हैं, बच्चों से पूछना, ये जिस भी मास्टर पे पढ़ते थे ना कुछ भी नहीं आने लग रहा है पेपर के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप पूछने लग रहा है। और मास्टर ने करवा रखा था ऊपर का, डीप करवाया नहीं तो बच्चे रोने लग रहे हैं अब। ठीक है, तो आपकी भलाई के लिए करवाने लग रहा हूं, बाद में पेपर में रोगे आंखों के अंदर गुट्ठे डाल डाल के, फिर उसका कुछ टाइम कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तुम रेलवे के अंदर देख लो यार, और दूर क्यों, अभी रेलवे एनटीपीसी का यूजी लेवल का पेपर होया, अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का पेपर, उसके अंदर देख लो कितना डीप पूछने लग रहा है। और अभी तुम देख लेना, अभी ये सीजीएल का पेपर होने के बाद आगे कभी सीएचएसएल लगा होगा, और उसके अभी सीजीएल की जब आंसर की आई उसी टाइम तुमको दिखा दूंगा झटका, और दूर क्यों जाते हो तुम। और दिल्ली पुलिस के अंदर फिर देखना तुम ये मोटा मोटा पढ़ के जाओगे, मुझे पता मैक्सिमम बच्चे जाएंगे मोटा मोटा पढ़ के, और पेपर में दिखेगी तुम्हें झटका मशीन, फिर रोओगे। 25 नंबर रीजनिंग है, मान लो 25/25 आ गए, 15 तुम्हारे आगे, मान लो मैथ में 15/15 40 बन गए, कंप्यूटर में 10 में से मान लिया मैं 7 मान लिए तुम्हारे 47 बन गए। जिक्के के अंदर ब्याज आओगे तो भी 15 नंबर मुश्किल से आएंगे, 15 नंबर मुश्किल से। मैं 50 + 15 भी अगर आप मान के चलो तो भी 65, वो भी बड़ी मुश्किल से समझ लेना कि हाँ आ गए। मैथ रीजनिंग में ये भी, उसमें भी समझना 1-2% तो मुश्किल आएंगे जिसमें पकड़ियां फटेंगी। तो ये चीज को मत मान के चलो भाई। और बच्चे तो हमने बेरा है सारा सिस्टम चालो आजकल, वो समझ गए होगे, हम रिमोट के चैनल बदलिया करा, तो कंपटीशन की टक्कर देनी है तो कुछ अलग पढ़ोगे, लोगों से हटके पढ़ोगे तभी आगे निकलोगे। जो बाकी दुनिया पढ़ने लग रही है, ठीक है, आप उससे अलग कुछ पढ़ोगे, वो चीज तो सारे जने पढ़ा है। अब सिंपल चीज यार, मैं इसका मैं डायरेक्ट भी बता सकूँ, गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर लाला हरदयाल ने करी, चल मेरे भाई आगा, इतना माथा मारना मारने की, इतना खोल के बताने की जरूरत थी। लेकिन कुछ अलग पढ़ोगे तभी तुम अलग से सिलेक्शन ले पाओगे, बाकी जो दुनिया पढ़ने लगे वही पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन कहां से होगा भाई। ठीक है, चले आगे। अब मैं तुमको इसलिए आलोगी करवाने लग रहा हूं भाई जी के, कि कहीं से कुछ भी पूछ ले से तुम मतलब मिस नहीं कर पाओगे भाई, छोड़ोगे ही नहीं, तुम रगड़ दोगे। ठीक है, तो घबराओ मत, आराम से, मतलब यार मैं करवाने लग रहता हूं, डरो क्यों, सारी क्लास में रहती है, एंटरटेनमेंट मिला है, ठीक है, चीजें याद भी करवाने लग रहा हूं, तो काहे डरते हो भाई।
सर चंडीगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्टैटिस्टिक के सेम है? हाँ सेम होती भाई स्टैटिस्टिक यार, पूरे से आप किसी एग्जाम की पूरे भारतवर्ष के कोई से एग्जाम की तैयारी कर लो सबके अंदर सेम होती है। ठीक है, तो 1914 के ऊपर आ गया हम लोग भाई। 14 के अंदर लाला हरदयाल जी हमारे गिरफ्तार हो गए। ठीक है, जितनी चीज सभी के समझ में आएगी। अब 1914 के अंदर ही एक और घटना हुई, जिस घटना का नाम है कोमागाटामारू घटना। ठीक है जी, इसके बारे में पढ़ने क्या कुछ था, आ जाओ। साल 1914 में क्या हुई? कोमागाटामारू घटना। मारू घटना, ये क्या कुछ घटना थी जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं? बनूंगा कोमा मा हूं, कोमा मा घुट को न मारूं। ठीक है, तो इस घटना के अंदर क्या कुछ मामला? देखो मैंने आपको बताया कि अभी आप लोग जैसे सभी को पता है कि कनाडा के अंदर अगर हम बात करें तो कनाडा के अंदर, कनाडा को मिनी पंजाब भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब आधे से ज्यादा पंजाब कनाडा के अंदर बसता है। ठीक है जी, ये चीज अभी की नहीं थी, पुराने समय के अंदर भी ऐसी था भाई। आधे से ज्यादा पंजाब हैं जो सरदार जी हैं वो आपके कनाडा के अंदर बसते थे पुराने समय के अंदर भी। उसी टाइम भी जाते थे, आना जाना लगा रहता था, हाँ भाई कनाडा के अंदर चलो वगैरह वगैरह चलो। ठीक है जी, तो बार बार आना जाना लगा रहता। उस टाइम एरोप्लेन वगैरह का सिस्टम तो भारत के अंदर था नहीं, तो आजादी के बाद आना स्टार्ट हुआ है। तो उस टाइम क्या था, समुद्री जहाज से जाते थे। और उस टाइम जो स्पेशल जो सरदार जी थे उनके द्वारा एक समुद्री जहाज खरीदा गया था जापान से, और उस समुद्री जहाज का नाम ही कोमागाटामारू था। ये क्या था कोमागाटामारू? ये क्या चीज है? ये समुद्री जहाज का नाम है, समुद्री जहाज का नाम जो जापान से लिया गया था, कोमागाटामारू। ठीक है जी, और ये जो जापान से जो मैंने कोमागाटामारू नामक जो समुद्री जहाज लिया था, ये सरदारों ने लिया था, यानी पंजाब के लोगों ने लिया था, सिख समुदाय के लोगों ने लिया था। ठीक है, ये अक्सर जाते रहते थे। तो भाई ये गए कनाडा घूमने के, मतलब वहां पर सेटल होने के लिए गए, पता नहीं किस उद्देश्य से गए, ये कनाडा गए। तो कनाडा गए ना, तो उस टाइम इस जहाज के अंदर टोटल कितने यात्री सवार थे? तो उस टाइम इस जहाज के अंदर टोटल 376 यात्री सवार थे। कितने टोटल? हमारे 376 यात्री सवार थे टोटल थे। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे बताने कह रहा हूं। 340 इसमें सिख समुदाय के लोग थे, सबसे ज्यादा, मतलब ये समझ लो 376 में 340 तो सिख समुदाय के लोग इसके अंदर भरे हुए थे। 24 इसके अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग थे, और 12 इसके अंदर हिंदू समुदाय के लोग थे भाई। ये तीनों थे। तो अंग्रेज सरकार को पता लग गया कि भाई इस टाइप से भाई सिख समुदाय के लोग तो स्पेशल खुद का जहाज खरीद लिया, और जहाज खरीद के जाने लग रहे हैं कहां पर? कनाडा के अंदर जाने लग रहे हैं। और उस टाइम कनाडा वगैरह होता था तो वहां पर क्या था, मतलब कि इनकी पहुंच तो है कर दी। अब जैसे यार अपने भारत सरकार में तो है, अमेरिका के लिए भी अपनी बात हो, ब्रिटेन का के लिए बात हो, अलग अलग देशों के लिए बात हो। तो उसी टाइम अंग्रेज सरकार ने भी क्या फोन मिला है कनाडा के पास, और कनाडा को बोला कि भाई ऐसे ऐसे आने लग रहे हैं, और उनके अंदर से किसी को उतरने मत देना, सिर्फ मुसलमानों को उतार देना। जो मुस्लिम जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो 24 ही मुस्लिम थे इस जहाज के अंदर, सिर्फ इनको उतरने की परमिशन देना, बाकियों को जहाज के अंदर ही बैठे रहने देना, इनको उतरने मत देना, ताकि इनके अंदर फिर आपस में ऑटोमेटिक फूट डल जाएगी ना इनका अंदर भी। देखो अब बताओ, सिख और हिंदू समुदाय के लोगों के अंदर ऑटोमेटिक फूट नहीं डली कि ओ मुस्लिम वाले उतरने दिया, इनकी तो हम बतावा इन्हों, मतलब ऑटोमेटिक मन के अंदर नफरत पैदा कर दी। ठीक है, तो आप लोगों को भी मैं बताता हूं, वर्तमान के अंदर भी यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी आपस में नहीं लड़ते, लड़ाते कौन है? सरकारें लड़ाती हैं। ठीक है, पुराने समय से ये रीत चलती हुई है। तो ओनली मुस्लिम समुदाय के लोगों को उस जहाज से उतरने दिया, और ये जो सिख समुदाय और हिंदू समुदाय के लोग थे ये 2 महीने तक उधर ही रुके रहे जहाज के अंदर। जहाज के अंदर ही कैद थे एक तरीके से, बाहर ही नहीं आने दिया इनको। फिर ये वापस चले गए भाई नहीं उतरने दिया तो अब क्या करें भाई, वापस आना पड़ेगा। तो भाई 27 सितंबर 1914 को क्या है, जो कोलकाता वाली जो बंदरगाह है तुम्हारी, उसके ऊपर ये जहाज वापस पहुंचा। लिखेंगे सभी साथी, इंपॉर्टेंट डेट है 27 सितंबर। ये तो आज की इब्बे की डेट आई, 23 तो आएगी, 4 दिन पर अच्छा है आज से ही, आज से 4 दिन बाद 27 सितंबर 1914 को यह जहाज वापस कोलकाता समुद्री तट पर पहुंचा भाई। और यहां पर पहुंचने के बाद अंग्रेज भी इनको उतरने से नाट गए। अंग्रेज सरकार को पता लगा, अंग्रेज सरकार ने ना मारता गद्दारी करके कनाडा बात हो गया, हमको नहीं उतरने देवा। ठीक है,
तो भाई इसकी वजह से लोगों के अंदर रोष पैदा हो गया, यार हमारा देश में मारती को नहीं उतरने देते, काल क्या है अंग्रेज चिचड़ी से मुंह वाले और मारती को नहीं उतरने दे साढ़े मारा है पाछा लिटा लिटा नू लागे भाई कहना पड़ ले अपने नु कया अंग्रेजों ने फायरिंग शुरू कर दी, बंदूक बंदूक चलानी स्टार्ट कर दी, जिसका में अपने करीबन 22 लोग हैं वो मरे थे। तो इस जहाज के ऊपर जो वापस आए थे ये 340 प्लस 12 लोग, इनके अंदर से क्या है 22 लोग इस फायरिंग के अंदर मारे गए, ठीक है, बाकी के लोग वहां से फरार हो गए, ठीक है। भगदड़ मच गई ना गोली चलते हुए, तो उस भगदड़ के अंदर 22 लोग तो अपने मारे गए और बाकी के लोग अपने भाज गए, बच गए, ठीक है। कुछ लोग और भी जो फंसे ना उनका फांसी तोड़ दिया और कुछ कर दिया और कुछ मतलब नहीं समझो। तो ये थी तुम्हारी घटना जिसको बोलते कोमागाटामारू घटना, जो कि साल 1914 के अंदर हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। जब इससे रिलेटेड तुम्हारे प्रश्न दिखाता हूं, जैसे प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ, देखो एक तो तुम ये देखो, होम रूल लीग के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार थी। होम रूल जो लीग का गठन हुआ ये चलो अभी मैंने आपको करवाया नहीं है, ठीक है, ये भी करवाया नहीं, ये चीज मैं भी करवाऊंगा, एक मिनट रुको। होम रूल लीग का गठन तो करवा दिया, लेकिन ये चीज अभी घटना के बारे में नहीं बताया मैंने। ये देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी, होम रूल आंदोलन की खासियत कौन सी नहीं थी। देखो पहली चीज तो पैम्पलेट की बिक्री और संचालन, ये तो हुआ था भाई, सीधी सी बात मैंने नहीं बताया भाई। लाला हरदयाल जी क्या थे, सर्कुलर जारी करते, एक तरीके पैम्पलेट ही तो फैलाते थे। दूसरा, चर्चा समूह और पढ़ने के स्थान की स्थापना बिल्कुल करी थी इन्होंने, ठीक है। सिएटल नाम की जगह थी यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर, वहीं पर तो सारे के सारे इकट्ठे मीटिंग करते थे। तीसरा, एक अखिल भारतीय होम रूल संगठन की बजाय ना, ये होम रूल तो अभी करवाया ही नहीं यार, रुको ये भी प्रश्न नहीं यार, मैं ये वाला प्रश्न देखूंगा। गदर क्रांति भी नहीं है हिंदुस्तान, रुको भाई ये तो अभी होया ही नहीं यार। ना यार मैंने मिला है को नहीं यार, प्रश्न गया कि और मैं लेके आया था प्रश्न, पता नहीं भाई किधर गया। मतलब ये प्रश्न आया हुआ यार प्रीवियस ईयर के अंदर, मैं लेके आया था, ठीक है। लेके आया था मैं, इसके अंदर मेरे को मिला नहीं, या तो टाइपिंग वाले ने टाइप नहीं किया, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, ठीक है। एक बार के लिए आगे चलो, आगे चलें भाई, ठीक है जी, इतनी सभी साथियों के समझ में आ गई। अब ये जो तुम्हारा कोमागाटामारू की जो घटना हुई, अगर वगैरह जो भी इसके अंदर हुए, मरे भी हैं लोग, साल याद रखना 1914 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोमागाटामारू है क्या चीज, तो ये समुद्री जहाज है, तो ये चीज भी याद रखना, ठीक है। मैं फोन में चेक करता हूँ, मैंने उसके पास क्वेश्चन भेजे थे, उसने लिए क्यों नहीं ये चीजें, पर मैं देख लेता हूँ भाई, मैंने भेजा भी था, कौन भेजा था। एक मिनट रुक जाओ, मैंने भेज जोड़ा है को नुक्का नुए पड़ा है, कोई बात नहीं, ठीक कोई बात नहीं, बाद में करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है आगे चलें भाई। शाबाश, कोई बात नहीं सर, कोई बात कोई बात तो कि मैंने, देखो आगे चलते। फिर साल 1914 के अंदर ही तुमको पता कि पहला विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट जो तुम्हारा विश्व युद्ध है ये भी स्टार्ट हो गया था। कब हुआ था तुम्हारा, साल 1914 के अंदर। और कब तक चला था, साल 1918 तक तुम्हारा पहला विश्व युद्ध चला था, 14 से 18 तक, ठीक है जी। और इस पहले विश्व युद्ध के अंदर क्या है, अंग्रेज ने बोले हम भी भागीदारी लेवांगे, ठीक है, हम भी इस युद्ध का में जावांगे, ठीक है जी, चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर क्या हुआ भाई, अपने ये जो अंग्रेज थे ये तो चले गए, तो अंग्रेज ने बोले हमें ना तो जरूरत है, तुम्हारी हेल्प की जरूरत है कि भाई भारतीय लोग भी सेना के अंदर शामिल हो और हमारी मदद करो, नहीं तो भारत के ऊपर और कोई कब्जा कर लेगा। महात्मा गांधी जी भी 1915 के अंदर उड़त आ गए थे दक्षिण अफ्रीका का वापस। महात्मा गांधी जी भी स्पेशल नो बोले, मतलब अपने ना तो विद्रोह कर दिया था उस टाइम कनाडा था भी, जो और भी जो सिख समुदाय के जो आंदोलनकारी थे या फिर गदर पार्टी के जो आंदोलनकारी थे वो भी सारे वापस आ गए थे
कोई कनाडा था आ गया था, कोई यूएसए था, जो गदर पार्टी वाले थे ये भी सारे वापस आ गए थे। ये सारे मिलकर बोले ये तो अंग्रेज से ही फंस रहे हैं, ये प्रथम वर्ल्ड वार के अंदर जा रहे हैं, अब देश के अंदर भी सारे हथियार की सारी चीजें कमी हो रही, सेना की कमी हो रही है, अरे वापस अंग्रेजा ना काबू में ले गए, इनती बजा सी कहाँ बढ़िया सौदा कर सी कहाँ। लेकिन उस टाइम महात्मा गांधी जी आए 1915 के अंदर और आते ये बोले नहीं तुम्हें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, ये अपने देश के लिए तो करने लगे, अंग्रेज सही करने लगे, भर्ती करो भर्ती हो। मतलब महात्मा गांधी जी ने खूब युवा भर्ती करवाए भाई सेना के अंदर उस टाइम, और वो बेचारे सारे के सारे शहीद हो गए। और जो इंडिया गेट के अंदर जो तुम नाम देखते हो ना वो सारे के सारे वही है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर अपने देश से शहीद हुए। ठीक है, तो भाई अब इसके अंदर देखो महात्मा गांधी की आप गलती मानते हो क्या कुछ करते हो। बिल्कुल बिल्कुल दबा दबा की ना उस टाइम अंग्रेजों ने खूब पिट्या था, कोई सा अंग्रेज भाजदा दड़ादड़ी पिट्या कर दे, क्योंकि पहला विश्व युद्ध के अंदर थे सारे के सारे भी जी, देश के हालात जमा कमजोर हो गए थे, महंगाई बढ़ गई थी, सारा सौदा सिस्टम हो गया था। ठीक है, तो यानी कि आपको बताता हूं फर्स्ट विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ और इसी दौरान आपका जो है गदर पार्टी प्लस सिख समुदाय वापिस भारत आया। मतलब उस टाइम भी आप आजाद हो सिखा थे, लेकिन गांधी जी की गलती की वजह से नहीं हुए, वापिस भारत आया और अंग्रेजों को पिट्या, बजा की पिट्टे भाई। ठीक है, पीट दिया जी। और अब ये जो सारी चीजें हुई इसी के अंदर एक नई अलग जगी, नई अलग क्या जगी, ऐसे बोले भाई हमें खुद का रूल चाहिए। रूल का मतलब होता शासन। अपने लोगों का भीतर में चुल मच गई कि हाँ मैं हमने अंग्रेजा की पीट दिया, ये प्रथम वर्ल्ड वार के अंदर बिजी हैं, ये वापस लोग एक नई घोषणा कर दिया कि हमें तो भाई खुद का रूल चाहिए, हमें अंग्रेजों के रूल के अंदर काम नहीं करना, अंग्रेजों लिकट जवार था, हमने खुद का शासन खुद चलाना है। ठीक है, तो ये जो नई चीज जो नई अलग जगी, किस लिए जगी कि भारत के अंदर पहला जो विश्व युद्ध होया इसके अंदर तो हमारे भारतीय लोगों की घसीटन लगे, हमारे लोगों की मरवाना लगे, युद्ध का में धक्का था। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्यों जाएं, हमें तो खुद का शासन चाहिए, हमें अंग्रेजा शासन चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या चीज जो नई चीज जो जन्मी उसका क्या नाम था, होम रूल आंदोलन या स्वशासन आंदोलन। आओ आओ प्यारे बच्चों आओ, तो जो नई चीज जगी उसका क्या नाम था, होम रूल आंदोलन, होम रूल बोल लो या सौ शासन। सौ शासन देखो, होम का मतलब होगा घरेलू, सौ हमारा घर का, रूल का मतलब होगा शासन, हमारा घर का शासन होगा। ठीक है, होम रूल या सौ शासन आंदोलन। तो होम रूल या सौ शासन आंदोलन किसकी बदौलत स्टार्ट हुआ, पहला जो विश्व युद्ध था इसके अंदर भारतीयों को जबरदस्ती सेना के अंदर भर्ती गया, उनको मरवाया गया, तो इसीलिए तुम्हारा पहली बार होम रूल या सौ शासन आंदोलन तुम्हारा स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, और ये मेनली क्या कुछ था मामला, जैसे ब्रिटिश उपनिवेश, उपनिवेश किसको बोलते हैं भाई, जो कि ब्रिटेन वाले यानी अंग्रेजों ने जिसके ऊपर शासन किया था उनको ब्रिटिश उपनिवेश बोलते थे। तो अंग्रेजों ने जैसे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी शासन करोड़ा था, कनाडा के ऊपर भी, साउथ अफ्रीका का में भी शासन करोड़ा था, न्यूजीलैंड, आयरलैंड वगैरह वगैरह, इन सारी जगह इन्होंने शासन किया हुआ था। ठीक है, तो वहीं से क्या था, मतलब अपने का दिमाग में आई कि भाई आयरलैंड जिसे देश है इनका मैं भी आप लोगों ना बेनू परमिशन दे रखे, हम खुद का शासन कर ले, तो हमारा देश में क्यों नहीं देने लग रही। ठीक है, तो मेनली किससे, आयरलैंड से। आप लोग ये देखो भाई, आयरलैंड के हालातों से प्रेरित था भाई यो आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन भाई, जो तुम्हारा होम रूल जो आंदोलन है किससे प्रेरित था, आयरलैंड के हालातों से प्रेरित था। भाई आयरलैंड के अंदर भी तो अंग्रेजों का शासन होया करता, लेकिन आप लोगों ने उनको आजाद कर दिया, अब वो खुद का रूल करने लगे, अब मैं भी खुद का रूल चाहिए, ये बात यहां पर मेनली हुई थी। ठीक है जी, अब अगर आपसे पूछ ले हुआ है कि होम रूल या सौ शासन आंदोलन शुरू होने के कारण क्या क्या थे, तो एक कारण आपसे पूछे जाते भी, आपको करवाऊंगा एमसीक्यू के अंदर, आप देखना अभी जैसे मैंने आपको पढ़वाया, आप देखना अभी जैसे मैंने आपको पढ़वाया भी था। तो पहला मेन कारण तो क्या था, मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ उसके अंदर भाई भारतीयों को मतलब बेइज्जती फील हुई, क्योंकि उसके अंदर मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उनको विशेष अधिकार दिए गए, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है जी, ये भी एक मेन कारण था। दूसरा प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भारतीय सैनिकों को
मतलब मरवाया गया, एक तरीके से धक्के से युद्ध के अंदर धकेल दिया। अपना तो कोई चक्कर भी कोना, तो भी ये अंग्रेज ने बोला पे भी युद्ध लड़ाएंगे, यहाँ पे भी घुसाएंगे, क्योंकि ब्रिटेन का गेल युद्ध माचे रहा था, तो ब्रिटेन वाले ने सोचे भारत ना भी गेल लपेट लो, फालतू सेना होगी कि मतलब दबदबा बनाएगा, तो उस हिसाब से इन्होंने कर दिया, जबरदस्ती डाल दिया। ठीक है। तीसरा, इन्होंने 1914 के अंदर क्या था, 1914 के अंदर जो अपने बाल गंगाधर तिलक जी थे, इनको क्या है मतलब कि समझो रिहा कर दिया। गंगाधर तिलक को इन्होंने रिहा कर दिया, तो रिहा कर दिया तो अब गंगाधर तिलक योजना तो बनाओगे, ठीक है, होम रूल लीग के समर्थन में आंदोलन वगैरह तो करेंगे, रिहा करोगे तो फंसो तो गए ताम। ठीक है। चौथी चीज, 1916 के अंदर जो तुम्हारा क्या हुआ, 1916 के अंदर तुम्हारा लखनऊ पैक्ट हुआ। ये लखनऊ पैक्ट क्या लोगों को भी समझ में आने लगी। जो कांग्रेस, मैंने आपको बताया 1907 के अंदर क्या था, कांग्रेस गरम दल नरम दल के अंदर बटी हुई थी। 1916 के अंदर जो तुम्हारा लखनऊ पैक्ट हुआ, इसके अंदर क्या है, जो कांग्रेस के गरम दल थे और जो नरम दल थे, वो दोनों के दोनों क्या थे, आपके मिक्स हो गए, वापिस से कांग्रेस एक होगी। साथ में मुस्लिम लीग भी इनके साथ मिलेगी। मुस्लिम लीग का भी इन्हें समझ में आ गई, भाई अंग्रेज तो फूट डालो राज करो वाला सांग करा है भाई। अब वो जो भारतीय सेना जो मतलब गई थी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, उसके अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, हिंदू समुदाय के लोग भी थे, तो इनका भी ये चीज समझ में आने लगी। यानी सारे के सारे समुदाय के लोग एक हो गए साल 1916 के अंदर, जिसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक कब हुई, 1916 के अंदर, लखनऊ अधिवेशन के अंदर। ठीक, गरम दल नरम दल एक कब हुए, 1916 के अंदर। कांग्रेस का विभाजन रद्द कब हुआ, 1916 के अंदर। इस तरीके से आपको याद रखना है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने आपको ये चीज करवाई है। ठीक है जी, 1916 लखनऊ पैक्ट, हाँ ठीक है, ये चीज आई समझ में। तो ये सारे कारण थे किसके लिए, होम रूल आंदोलन या स्वशासन आंदोलन के शुरू होने के, ये मेन कारण थे भाई। इन रीजंस की वजह से ये हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है जी। अब ये जो होम रूल जो लीग बनी, ये कब बनी, ये तो था आंदोलन, अब बनी है होम रूल लीग। इस आंदोलन से प्रेरित होकर ही होम रूल की लीग भी बनी है। होम रूल का मतलब हमें अपना घर का शासन चाहिए, इसकी लीग बनेगी एक स्पेशल। ठीक है। और भारत के अंदर मेनली कितनी, देखो आप अन्य टीचर्स के पास पढ़ोगे, कहीं पर भी पढ़ोगे, तो उसके अंदर सीधा नो बताया होम रूल लीग 1916 के अंदर बनी, यानी बेसेंट और गंगाधर तिलक ने मिलकर बना दी, बस इतना पढ़ाते, उससे फालतू कुछ नहीं पढ़ाते। मानते इस बात को, अब अपना देखना है यहाँ पर, ठीक है, पूरा डीप करने लग रहे तो हर एक चीज आपके समझ में आई। ओ भाई ये तो पहली बार पता लगी ये चीजें। ठीक है। तो भारत के अंदर 2 होम रूल लीग बने थे भाई, भारत में 2 होम रूल लीग बने थे। पहला जो बना था, आपको एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साल याद रखना, 1916, 28 सितंबर 1916 किसके द्वारा बनाया गया, गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक को रिहा कर दिया था ना इन्होंने 1914 के अंदर, तो रिहा होने के बाद इन्होंने तो होम रूल लीग बना दी, यानी गंगाधर तिलक के द्वारा बनाया गया। कहां पर बनाया गया भाई, पुणे के अंदर बनाया गया। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि जो 1916 में जो गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग बनाया गया था ना, वो पुणे कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम करने लग रहा था, सिवाय बंबई को छोड़ के। बंबई वाले के अंदर एनी बेसेंट वाला होम रूल था, इसके अंदर पुणे वाला था। तो ये चीज याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर गलती मत करना। पुणे हो गया और उस आसपास के एरिया होगी, वो भी सारे इसी के अंदर शुमार थे। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है जी। दूसरा, हमारी जो होम रूल जो लीग बनी वो किसके द्वारा, वो 1 सितंबर 1916। हालांकि मुझे पहले एनी बेसेंट का लिखाना चाहिए था सीरीज के हिसाब से, लेकिन वैसे ही लिखवा दिया, तो उसके अंदर वो मत होना। ठीक है, सॉरी, ये 28 सितंबर नहीं था, 28 अप्रैल था, ये 28 अप्रैल था भाई, इसको ठीक कर लो भाई। पहली बनी 28 अप्रैल 1916 को, दूसरा 1 सितंबर 1916 को। ठीक है, इसको ठीक कर लो, मैं कंफ्यूज हो गया था। तो 1 सितंबर 1916 को जो दूसरी होम रूल लीग बनी, ये किसके द्वारा बनाई गई, ये बनाई गई एनी बेसेंट के द्वारा, जो कि कांग्रेस की क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। ये चीज मैं आपको पहले करवा चुके हैं थ्योरी के अंदर। तो ये हमारी क्या थी, दूसरी होम रूल लीग बनी, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा 1 सितंबर 1916 को बनी। करीबन समझो 6 महीने बाद, 5 से 6 महीने बाद ये बनी। इसके अंदर कौन सा एरिया शुमार था, इसके अंदर पूरा तुम्हारा बंबई प्लस जो भी रेस्ट भारत, पूरा इंडिया है जो बच गया, वो सारा इसी होम रूल लीग के अंदर शुमार था। ठीक है जी, ये चीज हमारी समझ में आई। ठीक है, दोनों की दोनों चीजें समझ में, होम रूल लीग कैसे क्या कुछ बने थे, एक बार के लिए सभी साथी बताओ। ठीक है, बाद में यहीं पर ये जो तुम्हारी होम रूल लीग थी, ठीक है, इसी के अंदर जो एनी बेसेंट थी, इस एनी बेसेंट के द्वारा 2 पत्र भी निकाले गए थे, जो कि एग्जाम के अंदर तुमसे पूछे गए। आओ, एनी बेसेंट ने 2 कौन से पत्र निकाले थे, एक का नाम था कॉमनवेल्थ
कॉमन विल का मतलब भाई हमारी सबकी कॉमन इच्छा है। विल का मतलब इच्छा भी होता है। भाई हमारी सबकी एक कॉमन इच्छा है कि भारत के ऊपर भारत का खुद का शासन हो, अंग्रेजों का शासन हट जाए। ठीक है जी। दूसरा जो इन्होंने एक पत्र निकाला था उसका नाम था न्यू इंडिया, भाई हमें नया भारत चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने 2 पत्र निकाले थे। पत्रों के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कॉमनवेल और न्यू इंडिया। ठीक है, ये पत्र किसके द्वारा निकाले गए थे? एनी बेसेंट के द्वारा निकाले गए थे। ठीक है जी, चीजें समझ में आई, घुस गई दिमाग के अंदर। फिर क्या हुआ, 1916 के अंदर ये सारी चीजें बन गई। इसी से अगले साल 1917 के अंदर, साल 1917 में क्या था, एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया भाई। कब किया गया? साल 1917। याद कीजिए 17 के अंदर इसको सताया गया, एनी बेसेंट को, भाई इसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसका समर्थन में सारी तो कांग्रेस आ गई, नरम दल के विशेष तौर पर, जैसे नरम दल के अंदर मोतीलाल नेहरू जी थे हमारे, ठीक है, और तेज बहादुर जी, सारे के सारे इसके समर्थन में आ गए। मतलब अंग्रेजा विरोध में हो गए कि ना भाई इसको रिहा करो, इसको तुमने गलत गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सुंदरी थी, अंग्रेजन थी, सारे समर्थन में तो आने तब बेरा को नहीं। कोई लड़की का मान लो, लड़की का पैन पड़ जावे या लड़की का पैन नहीं चलने लग रहा है पेपर के अंदर, पेपर मान लो तुम लड़के लड़की इकट्ठे बैठे हो पेपर के अंदर, कोई भी पेपर चलने लग रहा है, और कोई लड़की ऐसे बोल दे कि एक्सक्यूज मी मेरा पेन नहीं चल रहा, किसी के पास एक्स्ट्रा पेन हो तो देना, सारे छोरे काट ले आऊंगे, गोजा माता या कितने गुप्त जगह छुपो रहे उड़ता भी काट काट के लाऊंगा, लो मेरा पेन लो, लो मेरा पेन लो। और किसी छोरा का पेन ना खराब हो जाए, बीच में चलना बंद, और कोई लड़का कहते हैं भाई किसी दो और पेन है कि यार मेरा पेन खराब हो गया, क्यों 2 पेन कौन लिया इसका था, क्यों 2 पेन तो रखने चाहिए था ना, पेपर का में बैठा था ना, ज्ञान कोनी पेन मारा दो रहा, सारे नाट जाएंगे। तो वो ये सोचता है आड़ था, और जने भी गिरफ्तार होया करते, लेकिन कोई नहीं आया करता समर्थन में। यानी आप ये समझ लो, जार पुराने समय के अंदर भी थे, वर्तमान समय के अंदर भी हैं। ये ना सोचा करो पुराने समय में सारे आया करते, सारा मनुष्य का स्वभाव एक के जैसा आया करता। तो 1917 के अंदर भी क्या था भाई, एनी बेसेंट और भी जने गिरफ्तार होया करते, उनका समर्थन में कोई नहीं आया करता, लेकिन एनी बेसेंट गिरफ्तार होगी, सारी कांग्रेस समर्थन में आएगी, रिहा करो, अभी रिहा करो। अंग्रेजों पर दबाव बढ़ेंगे, अंग्रेजों ने बोले चलो करते हैं, जा रहा हूं डट से होता हूं। ठीक है, तो यानी दिसंबर 2017 के अंदर क्या है, 2017 नहीं 1917 में कांग्रेस के दबाव के कारण इसको रिहा करना पड़ा भाई, रिहा कर दिया अंग्रेजा ना। अरे चलो कोई बात ना, छोड़ना, हाँ तो हम अंग्रेजों का चक्कर में फंस रहे और कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी। फिर 1917 में जब ये रिहा होगी तो फिर इन्होंने सोचे के न्यारी होम रूल लीग बना रहे, और वो गंगाधर आपकी न्यारी होम रूल चलाओ, न्यारी एक के होम हो जाओ, एक के ना बना लो होम ना। ठीक है, तो 1917 के अंदर क्या दोनों एक हो गए, 1917 में होम रूल एक हो गया। ठीक है, यानी जो एनी बेसेंट ना न्यारा बना रखा था, गंगाधर ना न्यारा बना रखा था, दोनों के दोनों हमारे एक हो गए। चीजें समझ में आई या नहीं आई? और फिर इसी का नाम बदल दिया गया 1920 में, इसको अखिल भारतीय होम रूल के नाम से जाना जाने लगा। इसको अखिल भारतीय होम रूल बोला गया। किसको बोला गया? ये तो तुम्हारा होम रूल था ना, मतलब 1917 के अंदर था, इसी का नाम बदल दिया 1920 के अंदर, क्या इसको अखिल भारतीय होम रूल बोला गया। और बाद में इसके अध्यक्ष भी चेंज हो गए। इसके अध्यक्ष बन गए कौन? महात्मा गांधी जी। कौन बन गए? महात्मा गांधी जी इसके बाद में अध्यक्ष बन गए। ओके, जितनी चीजें आ गई सभी के समझ में, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, और बाद में ये समझो उसके बाद में तो कांग्रेस के अंदर ही मिक्स हो गया था 1920 के बाद तो। ठीक है, फिर मतलब बाद में कुछ ज्यादा कुछ इसके अंदर अलग से चला नहीं। ओके सर, रेड पेन देना इशू, अच्छा व्हाइट पेन भी हमारे पास। ठीक है भाई, एक बार के लिए सभी साथी बताएं, इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आई या नहीं आई? आई हो तो मैं आगे चलूं, नहीं आई हो तो भी मैं आगे चलूं, रुकूं तो को नहीं। बताओ भाई, चीजें क्लियर होने लग रही हैं, समझ में आने लग रही हैं, इतना डीप ठीक है, पेपर के लेवल के हिसाब से भी ठीक है मेरे हिसाब से। सर और कितनी देर होगी क्लास? आज के लिए बहुत है सर। अरे बस 5 मिनट का और एक रोल ट्रैक्टर पढ़ लो भाई, फिर छुट्टी कर दो। बस रोल ट्रैक्टर पढ़ लो भाई, बस लास्ट है, मजाक की बात नहीं, लास्ट
भाई सिलेबस पूरा करवाना है यार, मान्या करो सिलेबस पूरा करवाना है, सिलेबस बहुत रह रहा अपना, बहुत रह रहा है। ठीक है, 9 घंटा ही क्लास करी गए ना, तो केवल अक्टूबर भी पूरा निकट जा। ठीक है, तो थोड़े सब्र रखो, आज 23 तारीख होगी है भाई, तो सिलेबस पूरा करना थोड़ा, मान्या करो यार, 10 मिनट और कर लो प्लीज़, 10 मिनट और प्लीज़ भाई, प्लीज़ मेरे भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरा भाई, बाद में देख ले फिर गलत चीज़ दिखाऊंगा फिर। आजा एंड मीटिंग करवा दो बड़ी वाली, मान्या करो तुम, आ जाओ देखो। उसके बाद क्या है, उसके बाद है तुम्हारा रोल्ट एक्ट, रोलेट एक्ट भी बोल देते हैं इसको, या रोलेट सत्याग्रह भी बोल देते हैं इसको, दोनों नामों से इसको बोल दिया जाता है, मतलब कि कुछ वो नहीं है, डिफरेंस यही है इसके अंदर। रोल्ट एक्ट बोल लो, रोल्ट सत्याग्रह बोल लो, कोई बड़ी डिफरेंस है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक, इसके अंदर भी बहुत सारी नई चीजें कहते ना, समझो। इसका एक और नाम होया करता भाई इतिहास के अंदर, इसको सिर्फ इसी से नाम से नहीं, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। अन्य नाम इसका क्या होता था, इसका अन्य नाम था द अनार्चिनल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, अनार्किनल, द अनार्किनल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, द अनार्किनल एंड रिवोल्यूशनरी, ये उसका अन्य नाम था, क्राइम एक्ट। ये क्या चीज है आपको बताता हूं, जब आप कभी वोकैबुलरी पढ़ो इंग्लिश के अंदर ब्लैक बुक से या कहीं से भी, तो उसके अंदर एक वर्ड आता है अनार्चिस्ट, कभी आपने पढ़ा हो तो, पढ़ी होगी तो याद आ जाएगा। अनार्चिस्ट, अनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकता फैलाना, अराजकता का मतलब यानी देश की शांति को भंग करना, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ मचाना, विद्रोह करना, आंदोलन करना। आंदोलन तो आ गया ना रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आंदोलन होता है। ठीक है, तो यानी इस कानून का नाम था भाई जितने भी ये अराजकता फैलाते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं, दूसरे जो ये आंदोलन करते हैं, ठीक है, इनका जो क्राइम एक्ट था वही क्या था, रोल्ट एक्ट था। ठीक है जी, चीजें समझ में। ये लागू कब हुआ भाई, तो ये लागू हुआ 19 मार्च 1919 को भाई। कब हुआ, 19 मार्च 1919। बहुत बार आता है रोल्ट एक्ट है खुन्नी, ठीक है, याद रहे 1919 रोल्ट एक्ट है खुन्नी। इस टाइम तुम्हारा वॉइस रॉय कौन होता है, यानी किसके टाइम पर लागू हुआ तुम्हारा, तो ये लागू हुआ था चेम्सफोर्ड के टाइम पर। उस टाइम भारत का वॉइस रॉय कौन था, चेम्सफोर्ड था, जो कि 1916 के अंदर बन गया था, 1921 तक रहा था। ठीक है, चेम्सफोर्ड क्या था तुम्हारा उस टाइम, वॉइस रॉय था। ठीक है, या भी पहले पढ़ भी चुके हैं, 1916 से 21 तक का इसका पीरियड होता है, इसको कोई नहीं पूछता, बस चेम्सफोर्ड याद रखना। हाँ भाई, चेम्सफोर्ड के टाइम पर हमारा ये हुआ था। ठीक है, चलो चेम्स से बन गया, मैनू चश्मदीद गवाह बन गए थे भाई, क्यों भाई, सीधे खुले हम गिरफ्तारी होया करती, कुछ वो था ही नहीं। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। ये कानून किसके द्वारा पारित किया गया, मेनली तो अंग्रेज सरकार के द्वारा पारित किया गया था। लेकिन कोई भी कानून बनता है तो उसके लिए एक समिति बनती है, कमेटी बनती है, 7-8 लोगों की, 10 लोगों की, वो कमेटी डिसाइड करती है हाँ भाई कानून सही है या गलत है। ठीक है, तो उस टाइम एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके द्वारा एक कानून पारित हुआ था। तो किसके द्वारा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव क्या था तुम्हारा, काउंसिल। ठीक है, इसके द्वारा क्या ये कानून पारित हुआ था, क्या चीज पारित हुई थी, रोल्ट एक्ट तुम्हारा पारित हुआ था। ठीक है जी, ये चीज भी समझ में आ गई। और ये जो काउंसिल थी, ये जो समिति थी, इसका अध्यक्ष कौन था, यानी हेड कौन था, तो उसका नाम था सिडनी रोल्ट। ठीक है, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था रोल्ट एक्ट। ये जो समिति थी, ये जो काउंसिल थी, इसका जो हेड था यानी जो अध्यक्ष था वो कौन था, सिडनी रोलेट, और इसी के नाम पर इस कानून का नाम पड़ा था क्या, रोल्ट एक्ट। चीज समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए सभी साथी बताएं। हाँ जी, दिमाग के अंदर घुसी। तो ये जो रोल्ट एक्ट था, मेनली इसके शुरू होने का कारण क्या क्या था, तो इसके शुरू होने के 3-4 कारण थे। क्या क्या कारण थे जी, पहला कारण तो था जी 1905 के अंदर, कारण लिख देता हूं, कारण क्या क्या थे। पहला कारण तो 1905 के अंदर आपको पता है हमने स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था, याद करो जिस टाइम बंगाल का विभाजन हुआ था, तो पहला तो 1905 में हमने स्वदेशी आंदोलन चलाया, तो इससे अंग्रेज भड़क रहे थे, नो बोले तो बहुत आंदोलन कर रहे हैं, तो चलो आंदोलन से रिलेटेड ही एक कानून बना दे, एक एक्ट बना दे। पहला कारण तो ये था रोल्ट एक्ट आने का। ठीक है जी, दूसरा 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ, ठीक है, तो उस टाइम भारतीय ने खूब अंग्रेज पिट्टे थे, तो उस चक्कर में भी क्या इन्होंने ये कानून लेके आए। ठीक है जी, ये होया। तीसरा, ये जो वर्ल्ड वार तुम्हारा खत्म हुआ था, तो इसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो चीजों के ऊपर लगाम कसने के लिए, ठीक है, कि हाँ भाई ज्यादा रेट भारतीय ना बोल रहे हैं,
तो इसलिए क्या है, उनको पीट के उनको गिरफ्तार कर लेते ताकि एक कम रेट के अंदर सामान बेचें। तो ये भी इसके मेन कारण थे, 3 इसके मेन कारण होते थे उस टाइम पर, ठीक है जी। और इस रोल टैक्स के तहत नियम क्या बनाए गए थे, मतलब क्या नियम होता था भाई, किसके तहत मतलब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था भाई, क्या कुछ रूल था। हाँ भाई, रोल टैक्स का तुमने फॉलो नहीं किया और हम आपको गिरफ्तार कर ले, तो क्या कुछ रूल था। पहला तो ये था कि राजद्रोह का अगर आप कोई भी काम करते हो, यानी देशद्रोह का अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपके ऊपर रोल टैक्स लगेगा। यानी कि राजद्रोह वाले काम करने पर आपके ऊपर क्या लगेगा, रोल टैक्स लगेगा। पहली चीज तो तुम्हारी ये थी, इसका नियम था, ठीक है जी। दूसरा, अगर आपके ऊपर शक भी है ना अंग्रेजों को, तो शंका के आधार पर भी आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ठीक है। अगर अंग्रेजों को ये लगता ना भाई तुम इसके अंदर शुमार हो, तो भी आपकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कोई मतलब वो नहीं है भाई कि हाँ भाई तुम इसके अंदर शुमार हो तभी होगा, ठीक है जी। तीसरा, आपको कोई भी वकील करने का अधिकार नहीं है, वकील का आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा कि हाँ भाई कोई वकील भी मिलेगा या कुछ और होगा, ठीक है। तो ये चीज भी इसके अंदर कोई रोड़ा नहीं, फंडा नहीं होगा, ठीक है। चौथा, हमारा गुप्त अदालत के द्वारा डायरेक्ट फैसला होगा, गुप्त अदालत द्वारा डायरेक्ट फैसला होगा कि हाँ भाई इसको ये सजा दे दो, इसको टांग दो फांसी पे। तो ये था मेनली रोल्ट एक्ट का सिस्टम। और बाकी रोल्ट एक्ट के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक सी चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है, जिस चीज सभी के समझ में आ गई। अब हम इसके करते हैं एमसीक्यू, जो भी हमने आज पढ़े इसके बारे में आ जाओ। देखो, पहली चीज, होम रूल लीग के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार थी। अभी हमने पढ़ा होम रूल लीग जो आपकी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी। इसके लिए क्या थी मेन चीज, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या थे, बहुत सारे भारतीयों को जबरदस्ती भर्ती कराया गया था, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 30 नवंबर 2023 को यह प्रश्न एज इट इज आया हुआ है। प्रथम वर्ल्ड वॉर की वजह से ये होम रूल लीग का गठन आपका हुआ था। कहने लग रहा हो ना, डीप करोगे तो फायदे में रहोगे भाई, ऊपर ऊपर का पढ़ोगे तो बाद में रोगे पछताओगे, ठीक है। आगे चलते, अगला कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी। तो मैंने आपको पहले बताया बहिष्कार और धरना। होम रूल लीग के अंदर क्या था, कोई भी बहिष्कार धरना नहीं होता था, बाकी ये तीनों काम होते थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पंपलेट होते थे वगैरह वगैरह, सारा सिस्टम होता था, ठीक है जी। आगे चलते हैं, होम रूल आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण के दौरान एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। क्या क्या पॉइंट है, यह 1916 में था कि एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के मॉडल के आधार पर, मैंने बोला था ना भाई कि आयरलैंड के अंदर भाई होम रूल यानी उनका खुद का शासन चलने लग रहा है, तुमने उनको आजाद कर दिया, वहां पर भी तुम्हारा शासन था अंग्रेजों, ठीक है। तो हमको भी आजाद करो, यानी क्या चीज रखा है कि 1916 में था कि एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के मॉडल के आधार पर मद्रास में होम रूल लीग स्थापित करने के अपने निर्णय की घोषणा करी थी। पहली चीज बिल्कुल सही है, ठीक है जी। मद्रास के अंदर भी अलग अलग जगह सारी जगह स्थापना करने की घोषणा करी थी, लेकिन मेन केंद्र था इसका मुंबई, ठीक है। तो ये चीज सही है इसकी, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे मुख्यालय में अपना होम रूल आयोजित किया था, बिल्कुल सही है जी। तीसरा, मतलब दो ही पूछ रखे तो दोनों के दोनों सही है हमारे। ऑप्शन नंबर, ये आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO ग्रेड 2 के अंदर पर्सन आया हुआ है ये, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलो, आगे देखो कौन सा है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख, गदर क्रांति मतलब गदर आंदोलन। गदर आंदोलन 1913 के अंदर स्टार्ट हुआ। इसका मेन कारण क्या था भाई, बताओ क्या था इसका, कामागाता मारू घटना। यू आ गया वो शिप वाला, मैं बताऊं था ना, वो शिप वाला प्रश्न ये इसके अंदर था। ये रहा, वो मैंने बोले नहीं थे, ये जापानी एक समुद्री जहाज था, कामागाता मारू घटना। इसी की वजह से तो गदर आंदोलन तुम्हारा स्टार्ट हुआ था, गदर पार्टी का गठन हुआ था। याद करो, लाला हरदयाल जी के द्वारा कराया गया था, क्योंकि यहाँ पर लोगों को, बहुत सारे लोग समुद्री जहाज से उतरे थे और वो मार दिए थे। और ये प्रश्न भी देख लो, UP SSC रेवेन्यू लेखपाल उसके पेपर के अंदर आया हुआ है। तो चीजों को अड़के मत लो, सारे पर्सन आए हुए हैं। आगे चलो, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय डैश में स्थित था। कहां पर इसका मुख्यालय स्थापित था, सैन फ्रांसिस्को के अंदर क्या था, गदर पार्टी का मुख्यालय स्थापित था। UP SSC पैट के अंदर ये पर्सन आया हुआ है। आगे चलो, इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा डैश में स्थापित किया गया था। इंडिया हाउस कहां पर तुम्हारा स्थापित किया गया था, इंडिया हाउस जो गदर पार्टी उसी को इंडिया हाउस भी बोलते, तो ये तुम्हारा सैन फ्रांसिस्को के अंदर ही तुम्हारा स्थापित किया गया था, ठीक है जी। आगे चलते हैं, विनायक सावरकर ने वर्ष 1904 में किस नाम से क्रांतिकारी गुप्त संगठन, ये भी अभी ने किया नहीं है, ये भी सावरकर वाला अभी किया नहीं, अभिनव भारत वाला सिस्टम अभी मैंने आपको करवाया नहीं है, थ्योरी के अंदर रह गया। चलो इसको करेंगे फिर बाद में, आगे तो दूसरे पर्सन आगे। अभिनव भारत सोसाइटी मैंने अभी आपको करवा दी क्या, अभिनव भारत सोसाइटी, विनायक सावरकर ये तो करवा चुके हम 1904 में। अभिनव भारत सोसाइटी का गठन नहीं किया था विनायक सावरकर जी के द्वारा, ये तो करवा चुके मैं पहले। अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया था, शनिवार वाली क्लास के अंदर तो पढ़ा था, विनायक सावरकर, VD सावरकर, नाम याद आया नहीं आया, ये तो करवा चुका ना मैं। चलो आगे चलते हैं भाई,
ये देखो, अभिनव भारत समाज क्रांतिकारी गुप्त संस्था थी, कहां पर स्थापित थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर स्थापित है। एसएससी सीजीएल पहले करवा चुके हैं। अभिनव भारत सोसाइटी शनिवार वाली क्लास के अंदर। क्रांतिकारियों की अभिनव भारत सोसाइटी किसने आयोजित की थी? बताओ भाई, किसने करी थी क्रांतिकारियों की अभिनव भारत सोसाइटी? ये तुम्हारा घर का है। एनटीपीसी रेलवे, एनटीपीसी सीबीडी 2 परसों शनिवार वाली क्लास के अंदर करवाया था, लास्ट के अंदर करवा के गया था अभिनव भारत सोसाइटी। बताओ। तो भाई ये थे हमारे आज के टॉपिक। हमने 3-4 टॉपिक करे हैं, ठीक है, और 1919 तक की हमने सारी घटनाएं पूरी करने का काम किया है। कल हम आगे स्टार्ट करेंगे आपका जो भी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो सारी की सारी घटनाएं पढ़ेंगे। करीबन समझो 1925 तक हम लोग पहुंच जाएंगे कल, ठीक है। उसके बाद ये समझो इस महीने के एंड तक मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग निपटा देंगे आराम से। ओके, तो सभी को राम राम, धन्यवाद। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। ये आपको पूरी की पूरी वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर 5-10 मिनट तो रहेगी, उसके बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। अगर आपको दिल्ली पुलिस की स्पेशल तैयारी करनी है तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर के ऊपर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल कोर्स है, जिसके ऊपर 25 तारीख के रात के 12 बजे तक का ऑफर है। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर पुलिस 50 कोड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपके रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स मिले, जो चीजें मैंने आपको लिखी हैं आपको लिखी लिखाई मिलेंगे ऑलरेडी। एमसीक्यू भी मिलेंगे, मैथ रीजनिंग भी मिलेगी, मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, और आपकी 26 तारीख से मेंटरशिप भी स्टार्ट करने लगे, यानी डेली सुबह आपको टारगेट भी मिलेंगे। मॉक टेस्ट भी इसी बैच के अंदर मिलेंगे, कंप्यूटर भी इसी के अंदर मिलेगा। और बैच से रिलेटेड अगर कुछ पूछना तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है भाई। ओके, लाना ला लो, खा जाओ फटाफट। हाँ, चंपारण सत्याग्रह कराएंगे भाई, समाई रखो, सारी चीज कराएं। गांधीवादी युग करेंगे आगे स्पेशल टॉपिक, उसके अंदर चंपारण सत्याग्रह भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके ये चीज जरूर बता देना मेरे को, भाई मैं जो अभी करवाने लग रहा हूँ जीके दिल्ली पुलिस के लिए इस लेवल के हिसाब से क्या ये सही है या नहीं है, आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ा अपना रुझान जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार, ठीक है, ताकि मेरे को पता लगे मैं कुछ गलती तो नहीं करने लग रहा।